हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं यूट्यूब पर अपने इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं। मेरा ये वीडियो लेक्चर आने में काफ़ी देरी हो चुकी है। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं व्यस्त चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। खैर, चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, ये है मेरे रेफरेंसेज जहाँ से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज a single membrane bound network like cell organelle that is present in mostly all eukaryotic cell। ठीक है, क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक नेटवर्क जैसा, ठीक है, जाल जैसा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है, जो कि मोस्टली सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। आप इसको इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मेम्ब्रेन्स आपस में इंटरकनेक्ट होकर जाल जैसा संरचना बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों, आपको पता हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली सभी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, मैमल्स की मेच्योर्ड आरबीसी सेल्स हैं, एग सेल हो गया, एम्ब्रियोनिक सेल हो गए, इन सब में क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आखिर ये करता क्या है। दोस्तों, ये प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ ये प्रोटीन का प्रोसेसिंग भी करता है, लिपिड का सिंथेसिस भी करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी करता है। इसके अलावा ये और भी फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसको हम आगे डील करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं इसके डिस्कवरी की। दोस्तों, 20वीं सेंचुरी में 1945 में 3 महान वैज्ञानिक थे, के.आर. पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउडे और अर्नस्ट फुलम। इन्होंने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, 1897 में एक साइंटिस्ट थे गार्नियर जी ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले, इनसे भी पहले जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व किया था। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसका रिजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तुलना में बहुत कम होता है। इसी वजह से गार्नियर साहब इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मार्केट में आया, तब जो है इन 3 महान वैज्ञानिकों ने इसके विषय में सबसे पहले डिटेल से बताया। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है इन्हीं 3 महान वैज्ञानिकों को जाता है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर, शेप, साइज की। दोस्तों, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर देखेंगे तो मोस्टली अब जितने भी यूकैरियोटिक सेल देखेंगे उन सब में इनका नंबर एक ही होता है। अगर हम इसके सिस्टर्निक स्टॉक की बात करें या इसके वेजाइकल्स की बात करें, टिब्यूल्स की बात करें, तो इनका संख्या जो होता है ये वेरी करता है सेल टू सेल में। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अगर हम इसके शेप की बात करें दोस्तों, तो इसका शेप भी बहुत हद तक वेरी करता है, इसका साइज भी वेरी करता है सेल टू सेल में। दोस्तों, बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन का। दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम माइक्रोसोम का नाम देते हैं, अगर हम इस माइक्रोसोम का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें 40 से 50% तक सिर्फ लिपिड होता है, और इस 40 से 50% में 70% जो होता है सिर्फ फॉस्फोलिपिड होता है। दोस्तों, ये 70% फॉस्फोलिपिड जो होता है 90% लेसिथिन और सिफेलिन के फॉर्म में होता है। अगर हम इसके प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोटीन जो होते हैं 50 से 60% तक प्रोटीन होती है, और इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। दोस्तों, बात करेंगे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर। दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए आपको इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ेगा। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो इसमें आपको 2 सब कंपार्टमेंट नजर आएंगे। पहला सब कंपार्टमेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन दोस्तों, ये रफ एंडोप्लाज्मिक है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बने होते हैं सिस्टर्नी, वेजाइकल्स और टिब्यूल्स से। तो दोस्तों, पहले हम सिस्टर्नी, वेजाइकल्स और टिब्यूल्स की स्टडी करेंगे। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में जानेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी दोस्तों फ्लैटन, मेम्ब्रेनस, अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। फ्लैटन यानी कि चपटी, मेम्ब्रेनस, अनब्रांच्ड यानी इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती किसी भी प्रकार की, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो सिस्टर्नी आप देख रहे हैं ये डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन शीट होती है, और इसके आउटर मेम्ब्रेन पर, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर प्रेजेंट हैं तो फिर उनको कहा जाता है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस पे क्या होता है, अगर इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो फिर हम इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अगर इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों इसके सिस्टर्नी का अरेंजमेंट देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है। सिस्टर्नी की जो कैविटी होती है उसको कहा जाता है ल्यूमेन। तो दोस्तों ये था सिस्टर्नी। अब हम बात करेंगे दोस्तों टिब्यूल्स की। टिब्यूल्स दोस्तों क्या होता है, टिब्यूल्स जो होते हैं सर्कुलर ब्रांचिंग होती है सिस्टर्नी की। ठीक है, ये सिस्टर्नी को आपस में कनेक्ट करती हैं। इसका डायमीटर देखेंगे तो इसका डायमीटर 50 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इस पे दोस्तों राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, राइबोफोरिन्स नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि ये जो होती है सिस्टर्नी को आपस में कनेक्ट करती है। जैसे कि मान लो अगर ये एक सिस्टर्निक स्टॉक ये है, दूसरा सिस्टर्निक स्टॉक ये है, ये दोनों स्टॉक आपस में कनेक्ट करेगा। ये जो कनेक्ट करता है ना वही कहलाता है टिब्यूल्स। ठीक दोस्तों, हम बात करते हैं वेसिकल्स की। दोस्तों वेसिकल्स भी स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर जो होता है 20 से 500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इस पर भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, राइबोफोरिन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, टिब्यूल्स और वेसिकल्स जो होते हैं ये मिलकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रियल इमेज, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा लिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो डार्क सर्कल आपको दिख रहा है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा लिया गया इमेज है और अब तक आप जो किताब में देखते आए हैं, जो पढ़ते आए हैं, वो इमेज बनाई गई इमेज है ताकि पढ़ने में समझने में आसानी हो। ठीक है, रियल इमेज इस तरह होती है। दोस्तों बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दोस्तों आप जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो सब कंपार्टमेंट नजर आएंगे। पहला सब कंपार्टमेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका सरफेस रफ हो जाता है। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसका सरफेस कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस पर किसी भी प्रकार का राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है जिससे इसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों अब आइए हम इन्हीं सबको डिटेल से सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों बना होता है फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक, और दोस्तों ये सिस्टर्नी जो होती है डबल मेम्ब्रेन शीट होती है और इसके आउटर मेम्ब्रेन पर, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। और राइबोसोम्स ऐसे नहीं अटैच रहते, राइबोसोम क्या होता है, इनको होल्ड करने के लिए एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं राइबोफोरिन। राइबोफोरिन के दोस्तों दो यूनिट होती है, एक राइबोफोरिन 1 होता है, एक राइबोफोरिन 2 होता है। ये क्या करते हैं कि ये राइबोसोम्स की लार्जर सब यूनिट 60X को इससे मेम्ब्रेन से होल्ड किया रहता है। दोस्तों आप इस इमेज को देखिए, सफेद सफेद छोटे से, यहाँ पे ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन में स्थित है डॉम शेप्ड में राइबोफोरिन्स। और ये राइबोफोरिन देख सकते हैं किस प्रकार ये राइबोसोम को होल्ड किया रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो राइबोफोरिन होता है राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट 60S को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से होल्ड किया रहता है। ठीक है, इसी राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने की वजह से इसका सरफेस कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है, जिसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइटोप्लाज्म में पोजीशन देखेंगे ये न्यूक्लियस के पास में होता है। ठीक, तो दोस्तों ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दोस्तों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस पर किसी भी प्रकार का राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए इसके सरफेस स्मूथ हो जाता है, इसका नाम दिया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों ये बना होता है टिब्यूल्स और वेसिकल्स से, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है डायरेक्ट न्यूक्लियर एनवलप से कनेक्ट होता है, यानी न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हाईली कर्व्ड और ट्यूब्यूलर होता है। दोस्तों इसी वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक, सरफेस एरिया बढ़ जाने से इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, और जिसमें ये कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स और इनके एंजाइम्स के प्रोडक्ट को स्टोरेज करता है। दोस्तों इस पर राइबोफोरिन्स नहीं पाए जाते हैं। अब राइबोफोरिन्स नहीं होते हैं तो राइबोसोम भी नहीं होता है। ठीक, और दोस्तों राइबोसोम होता है ये स्टेनिंग में बेसोफिलिक नेचर को होता है। ठीक है, और
इस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं दोस्तों। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस स्टेबल होता है क्योंकि इस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं स्टेनिंग में बेसोफिलिक नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इस पर नहीं होते हैं इसलिए लेस स्टेबल होता है। ठीक दोस्तों, ये प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू में, ओवरी के टिश्यू में, टेस्टिस के टिश्यू में, एड्रिनल ग्लैंड में, लीवर्स में, इन सब में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इस इमेज को देखिए, आपको और बेहतर ढंग से इस पर क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दिखाया गया है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के जस्ट बगल में आपको दिखाया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आप देख सकते हैं हम सिस्टर्नी पे जो है ये बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। इसी जो आपको सफेद सफेद डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब राइबोसोम्स हैं। इसी वजह से इसका सरफेस कैसा हो गया, रफ हो जाता है, जिसे इसलिए कहा जाता है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके जस्ट बाद देखिए दोस्तों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, हाईली कर्व्ड स्ट्रक्चर है, इस पर किसी भी प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। दोस्तों आप इस इमेज को देखिए और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी मेम्ब्रेन्स पर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। येलो येलो आप देख रहे हैं मोती जैसा, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इससे लगा हुआ ये देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ये भी ट्यूबुलर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, हाईली कर्व्ड स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं किस तरह जाल जैसा बना हुआ है। ठीक है, इस पे राइबोसोम्स ना होने की वजह से इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों बात करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दोस्तों सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ खास नहीं है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफाइड रूप है। ये मसल्स में पाया जाता है इसलिए इसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जाल जैसा स्ट्रक्चर चिपका हुआ है पूरी मेम्ब्रेन में। आप यहाँ देखेंगे और बेहतर ढंग से साफ साफ दिख रहा है, दिख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये मसल्स में है इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कह के क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की। अगर हम इसके फंक्शन देखते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये लिपिड का स्टोरेज और सिंथेसिस दोनों करता है। ठीक, इसके अलावा ये एड्रिनल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, तो वहां पर क्या करता है, ये स्टेरॉयड हार्मोन का भी सिंथेसिस करता है। दोस्तों इसमें साइटोक्रोम P450 नाम की एक एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है कि जो लिपिड सोल्युबल ड्रग है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हो गया और एंडोजिनस स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए, इन सबको क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसा कि बताया गया, ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म में और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कुछ हार्मफुल मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट है उनको डिटॉक्सिफिकेशन करता है दोस्तों। और ये बड़ा काम करता है क्या है, कैल्शियम का स्टोरेज और रिलीजिंग का काम करता है। ठीक दोस्तों, ये फंक्शन थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम बात करते हैं दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होता है इसलिए ये प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये प्रोटीन का फोल्डिंग करता है, प्रोटीन का सॉर्टिंग करता है और प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी करता है। दोस्तों अब डिग्रेडेशन यानी कि देखिए क्या होता है, जब प्रोटीन का फोल्डिंग हो रहा होता है, ठीक है, अगर प्रोटीन में कुछ मिसफोल्ड हो गई, ठीक है, मिसफोल्ड हो गए तो उनको क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट कर देगा, क्योंकि इसके जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन्स में कुछ चैनल्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है। उन चैनल के माध्यम से जो मिसफोल्ड प्रोटीन है उनको भेज देगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ये डिग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिसफोल्ड प्रोटीन हो गए, इनको क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट कर देगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड हो जाएगा। ठीक, ये साइटोप्लाज्म में डिग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन सोचिए ये कहानी तब की है जब प्रोटीन, थोड़ी सी प्रोटीन जो होती है मिसफोल्ड होती है। लेकिन अगर यही प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिसफोल्ड हो जाए तो, अगर एरर यही बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे दो काम करेगा। पहला काम तो ये करेगा कि प्रोटीन फोल्डिंग की स्पीड स्लो कर देगा, स्लो डाउन स्पीड ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक, क्या करेगा, प्रोटीन फोल्डिंग की स्पीड को स्लो कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा, न्यूक्लियस को रिपोर्ट कर देगा। ठीक, अब बाकी का काम होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करेगा। ये न्यूक्लियस क्या करेगा,
स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करेगा और ये जीन जाके इस प्रोटीन को, जो मिसफोल्ड प्रोटीन है, उसको क्या करेगा, ये पूरा डिग्रेड कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। दोस्तों ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसे लगा आप जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।